गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फौज के खिलाफ कुछ बातें। सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। मिलिटेंसी का खात्मा नहीं हो रहा है। पीटीआई को बहुत वोट पड़े हैं। जनरल बाटला और DGISI जनरल सैर। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। किसके खिलाफ चार्जशीट है, कौन चार्जशीट दे रहा है? क्या एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है? 4 वीडियो क्लिप्स उनके मौजूद हैं। गिले से बढ़ के अब कशीदगी तक मामला चला। क्या लावा पकता रहा? फेक न्यूज और झूठा प्रोपेगेंडा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। मेजरली उन्होंने यही कहा कि वो जो सहाफ़ियों के सवालात हैं उनके जवाब देंगे और ज़रूरत आज के सेशन की इसलिए पेश आई कि उन्होंने कहा बहुत सी चीज़ें हैं जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा या उनके मुताबिक फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ बातें हो रही हैं, जिसके ऊपर ये ज़रूरत समझी गई कि अब बाकायदगी से इंटरैक्टिव सेशंस, तवातुर से इंटरैक्टिव सेशन सहाफ़ियों के साथ किए जाएंगे। खैर, ये तो आगे चल के देखते हैं होता है क्या, बट जिन मौज़ूआत पर आज बात की गई वो इंतहाई अहम और दिलचस्प। अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। कहा DGISPR ने कि अज़्म इस्तेहकाम एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है और वैसा भी नहीं है जैसा इसको पेश किया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि एक मजबूत लॉबी चाहती है कि अज़्म इस्तेहकाम के जो मकासद हैं वो पूरे ना हो। ये सियासी माफिया चाहता है कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि क्यों एक माफिया, सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया है इसके ख़िलाफ़, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कौमी सलामती का मामला है और इसके ऊपर सियासत की जा रही है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। फिर आगे चलकर उन्होंने 9 मई का भी जिक्र किया और ये कहा कि कानूनी और अदालती निज़ाम जब 9 मई करने वालों को ढील देगा, कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाएगा, तो फस्तायत और मॉब मेंटालिटी मज़ीद फैलेगी और यही वजह है कि बनू जैसे जो वाक़यात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना इंतज़ामिया की, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि एक सियासी जमात अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है और वहाँ पर कानून हरकत में नहीं आ रहा है। बहुत सारे सवालात जो अपने तजियाकारों से हमने पूछने, शुरू यहाँ से करते हैं कि क्या मेजर टेक अवेज़ हैं, क्या कहेंगे हमारे तजियाकारों की राय क्या है इन जनरल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सोहेल बड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, सबसे बड़ा और सबसे अहम बात जो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर आज वजाहत कहें इसको या बात जो की DGISPR ने, क्या कहेंगे उसके ऊपर सर? क्या बड़े दिनों से आप भी बात करना चाह रहे थे, आपको वजाहत मिली? देखिए, एक तो वो जो बड़े दिनों से हम बात करना चाह रहे थे तो उसके नताइज अभी लोगों ने देख लिए कि वहाँ पे क्या लावा पकता रहा और इधर हमें किसी को इल्म ही नहीं था। मैं आपको यही यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी काबीना, वफाकी काबीना के 99% वज़रा को भी एक्चुअली ये इल्म नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगरचे वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ के बारे में बेखबरी की कोई इंतहा नहीं है। देखें, मामला शुरू कहाँ से होता है? मामला शुरू यहाँ से होता है कि आप 2014 का जो नेशनल एक्शन प्लान है, अगर उसको उठाए, उसके 20 नुकात थे, उसके 20 नुकात में से सिर्फ 3 नुकात पे जुज़वी थोड़ा सा अमल हुआ है और 17 नुकात को टच ही किसी ने नहीं किया है इन पिछले सालों में। तो वहाँ पे जो सूरत हाल बिगड़ रही है, चूँकि सिक्योरिटी इदारों को उसका इदराक है, उस तनाजुर में नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद के लिए एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद किया जाएगा और उसके लिए अज़्म पाकिस्तान के नाम से एक नए मुहिम के आगाज़ का फ़ैसला हुआ। अब कुछ वज़रा से ये गलती हो गई कि उन्होंने उसको ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का नाम लिया। ये जो मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोग बेखबर हैं, तो ऑपरेशन के लफ्ज़ से खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले ऑपरेशन देखे हैं। आप देखें कि जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब था, उसमें लोगों को वज़ीरिस्तान से निकलने के लिए चंद घंटे दिए गए
और वज़ीरिस्तान से लेकर बन्नू तक लोगों ने पैदल सफ़र किए। फिर बमबारी से मीर अली को मसमार कर दिया गया, मीरान शाह को मसमार कर दिया गया, और उसके बाद आज तक उन लोगों की तलाफ़ी, उनके घरों की तामीर नौ या बाकी चीज़ें ये आज तक नहीं हुई है। नंबर 1। नंबर 2, फाटा मर्जर हुआ, उसके लिए फाटा की आबादी खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गई। उस हिसाब से 4% खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो हिस्सा नहीं बढ़ा। आबादी बढ़ गई खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन जो 4% उसमें इजाफा आ गया वो न इमरान खान की हुकूमत में उनको दिया गया और न PDM की हुकूमत में उनको दिया गया। दूसरा वादा उनके साथ ये किया गया था कि डिविजिबल पूल का जो 3% ऑफ द डिविजिबल पूल है वो 10 साल तक खैबर ये ट्राइबल एरियाज़ की बहाली के लिए दिए जाएंगे। वो 1 साल भी नहीं दिए गए। वो, और ये सिर्फ ज़ुबानी बात नहीं है, वो सरदार अजीज़ कमेटी की रिपोर्ट में भी थी और उस पर पूरी का तमाम सियासी क़यादत ने इत्तेफाक भी किया था। तो वो 110-120 बिलियन रुपए जो है वो भी उसमें से उनको नहीं दिया गया तामीर नौ के लिए। तो इसलिए उन लोगों का नंबर 1 तो रियासत और हुकूमत पे एतमाद बहुत कमज़ोर हो गया है। दूसरा, ऑपरेशन के नाम से वो इसलिए डरते हैं कि वो ये समझते थे कि शायद ये फिर माजी की तरह का कोई ऑपरेशन होगा और हमें फिर अपने घर बार छोड़ने होंगे, फिर बमबारियां होंगी, फिर ये सब कुछ होगा। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGI-SPR ने आज की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इसी अंदाज में उसी दिन कोई वफाकी वज़ीर करता या उसी दिन ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो मुझे नहीं ख्याल कि जो खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल अज़लाम में जो सूरत हाल बनी है वो बन जाती। एक तो बड़ा मसला ये है। दूसरा एक बड़ा मसला ये है कि ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल मसला है। इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसका एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, इसका एक इकनॉमिक डायमेंशन है जिसका कुछ जिक्र आज DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, इसका एक सोशल डायमेंशन है और इसका एक मिलिट्री डायमेंशन है। अब उधर सिर्फ मिलिट्री डायमेंशन को तो एड्रेस किया जाता है, वहाँ मिलिट्री कार्रवाइयाँ वक्तन फ़वक्तन पहले ऑपरेशनों की सूरत में और उसके बाद टारगेटेड ऑपरेशंस कार्रवाइयों की सूरत में होती रही, लेकिन ये बाकी डायमेंशंस को इस रियासत ने न कभी तवज्जो दी और न कभी उसको टच किया। इसलिए वहाँ पे मिलिटेंसी का ख़ात्मा नहीं हो रहा है और एक इंतहाई बेखबरी है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आलमी मुहिम जारी है, उस मुहिम का उन इलाक़ों में रहने वाले लोगों को एहसास और इदराक नहीं है। दूसरी तरफ वहाँ के लोग इस वक्त जिस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, जिस एक तरफ मिलिटेंसी है, मिलिटेंट ख़त्म नहीं हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं और उसको वो तो उनका बाकी पाकिस्तान को इल्म नहीं है। बाकी पाकिस्तान में न मीडिया उनको तवज्जो देता है, ना फेडरल गवर्नमेंट उनको तवज्जो देती है। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ, इस वफाकी काबीना में क्या फेडरल कबाइली अजला की कोई नुमाइंदगी है? नो। आप बाकी वज़ीरों से, MNS से पूछे, उनको वहाँ के बेसिक्स का भी इल्म नहीं है। तो वो लोग हर चीज़ को शक की नज़र से देखते हैं क्योंकि उनको उन बैरूनी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है उसका इदराक नहीं है और इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को और हम मीडिया वालों को उस सूरत हाल का इदराक नहीं है जिससे ट्राइबल अज़ला बिलखुसूस और खैबर पख्तूनख्वा के सारे लोग बिलमूम गुजरते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो बात हो रही है, ये जो कहा गया कि सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया इस सीरियस मसले को, और कहीं ना कहीं फिर ये भी कहा गया लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो क्या इससे सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी अदम इत्मीनान या उसकी टोन भी मिलती है? नहीं, अब देखें, एक तो ये मार्च जो उसकी इजाज़त होती है वो सूबाई हुकूमत देती है, ये वहाँ के बन्नू के डिप्टी कमिश्नर ने दिया होगा। उसूली तौर पर वहाँ पे फ़ौजी को नहीं होना चाहिए था और न फ़ौजी वहाँ पे थे। उसकी जिम्मेदारी
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की है। और जो नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स थे उसमें एक पॉइंट पुलिस को और सीटीडी को स्ट्रेंथन करने का भी था, वो तो किसी ने स्ट्रेंथन नहीं किया है, बल्कि इस दौरान तो पुलिस का मोरल भी डाउन हो गया है और पुलिस को मज़ीद कमज़ोर बना दिया गया है। तो वो जिम्मेदारी फिर उस वक़्त मसलन इस मार्च के इर्द गिर्द या इसकी निगरानी या इसकी हिफाजत या इसकी जिम्मेदारी या उनको किसी खिलाफ कानून इक़दाम से रोकना, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी और पुलिस सूबाई हुकूमत की फोर्स है। आप देख रहे हैं उन वीडियोज़ में कि किसी पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा। जब फौजी इंस्टॉलेशन के करीब वो लोग आ रहे हैं या उसको अटैक कर रहे हैं तो उस वक्त कोई पुलिस वाला तो वहाँ पे नज़र नहीं आता। तो ये बात अपनी जगह पे ठीक है कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी और सियासत इस पे इसलिए की गई, सियासत की बींट इसलिए चढ़ा दिया गया कि एक गलत लफ्ज़ से वो जो कहते हैं एक नुक्ते ने हमें मुहरिम से मुजरिम कर दिया कि वजीर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज लगा दिया। हालांकि ना कोई नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है, ना कोई नए ऑपरेशन के लिए तैयारी हो रही है। एक मुहिम है, एक अज़्म का इजहार है, उसको रिफ्रेश करें। सोहेल वड़ैत साहब, चीज भी नहीं है, वही चीज है 2014 की नेशनल एक्शन प्लान की, जिसपे इमरान खान ने, जिसपे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने, सारी सियासी क़यादत ने, ठीक है सर, पार्टी ने, सारी सियासी क़यादत ने, एनपी वगैरह सब ने इत्तेफाक किया है, उस पे अमल दरामद के लिए एक इजलास हुआ था। जी सोहेल वड़ैत साहब, आप कहिएगा ये जो बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की और खासकर ये, जी सर। देखिए मेरा ख्याल है बड़ी तफसीली साफी साहब ने बात की है। मुझे तो ये जो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये दरअसल तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो है अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ ISPR की चार्जशीट और यूँ समझे कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है और उसमें जो बन्नू के वाक़या का उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है उस सियासी अनासर को और जो KP की हुकूमत है उसको ठहराया। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरी ये तशरीह दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि फिर KP में इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। रीज़न ये है कि अगर एक गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम है कि वो ना वहाँ फसादात रोकने में मदद दे रही है बल्कि उसके हामी फसादात में हिस्सा ले रहे हैं, तो जाहिर है जो वफाक है या जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो मुक़्तदरा है, फिर वो ऐसी हुकूमत को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो ये एक नई जहत है ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुझे नज़र आई है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस तरह से ये मामला आगे चलेगा, क्योंकि ये ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट बनी है, PTI को बहुत वोट पड़े हैं, वहाँ पे जो अपोजिशन है वो अभी इस काबिल नहीं है कि कोई तरीके अदम एतमाद ला सके। तो ये किस तरह से आगे चलेगा कि जब वफाक को एक सूबाई हुकूमत पर इतना अदम एतमाद हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर में नाकाम हो गई है, बल्कि वो फसादात रोकने में नाकाम है, उसने उस पे एक्शन नहीं लिया, बल्कि ये भी कहना कि कुछ सियासी अनासर भी उस हंगामा आराई में शामिल थे। तो ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब इसके क्या नताइज निकलेंगे देखते हैं। सर आज अखबार में खबर पढ़ रहे थे, साले जाफिर साहब लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वज़ीर आला की कारकर्दगी पर कोई चार्जशीट की तैयारी की जा रही है। जब गवर्नर साहब से पूछा गया तो उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन तरदीद भी नहीं की। तो क्या कुछ गवर्नर साहब के किरदार से मुतल्लिक या गवर्नर राज की जैसे पहले बातें हो रही थी उस तरफ तो नहीं मामला जा रहा? देखिए ये बड़े बारीक मामलात होते हैं। आप जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब कर्टेल करते हैं या उस पर पाबंदियां लगाते हैं या उसको हटाते हैं तो जाहिर है इसमें बड़ी सोचो विचार की जरूरत होती है। क्या इससे एहसास महरूमी तो नहीं फैलेगा, क्या इससे इश्तिहाल तो नहीं आएगा, क्या इससे मजीद मामलात खराब तो नहीं होंगे। तो मुझे तो पता नहीं है कि इस बारे में क्या सोचा जा रहा है, लेकिन मुझे तो जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये इशारा मिलता है कि अगर इस तरह से वफाक को इतने तहफ़्फ़ुज़ात उनके बारे में पैदा हो गए हैं तो फिर जाहिर है इस बारे में कुछ ना कुछ
ज़हूर पजीर होगा वो क्या होगा, ये ज़ाहिर है आने वाले दिनों में ये देखना होगा। महमल, आपके क्या टेक अवे है इसके ऊपर? देखिए लीना, इस वक्त जो है पाकिस्तान के 3 बड़े मसाइल हैं। एक है मुआशी बहरान, एक है सियासी बहरान जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और एक ये दहशतगर्दी। ये बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स पेचीदा किस्म के मसाइल हैं, लेकिन ये सब के सब इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज जो है वो दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। अब आप ये देखिए कि जब से ये फॉल ऑफ काबुल हुआ 2021 के बाद से, और कंसिस्टेंटली हमने देखा कि 2022 में कितने दहशतगर्दी अटैक्स है वो कितने बड़े, और 2023 में उससे भी डबल हो गए। और आपको याद होगा कि उस जमाने में जब ये सब कुछ हो रहा था, ये जो नेगोशिएशन चली थी, रीसेटलमेंट की बातें हो रही थी, तो साफी साहब जैसे लोग लिख रहे थे कंसिस्टेंटली कि देखिए जो अफगान तालिबान है और टीटीपी है ये वन एंड द सेम है, इनमें इनकी आइडियोलॉजी में कोई खास फर्क नहीं है, इनके दरम्यान जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता था, जब ये हम बातें करते थे, इस प्रोग्राम पे भी होती थी, तो कहा जाता था ये गद्दारी वाली बातें करें, किस किस्म की बातें करें। अब आप खुद देखें अलीना कि पिछले साल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसकी जो स्टेटमेंट जारी हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया कि ये जो रिसर्जेंस हुई है टीटीपी की, ये कॉन्सिक्वेंस है उस सॉफ्ट कॉर्नर का इस दहशतगर्द जवाब के लिए, और थॉटलेस पॉलिसी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, यानी कि गैर सोची समझी पॉलिसी जो है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो वापस पाकिस्तान आए, लेकिन उनके जो डेंजरस और हार्डेंड मिलिटेंट्स है उनको जेलों से भी निकाला गया एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये इनकी ये स्टेटमेंट के अंदर है। अब आप ये देखें अलीना, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है? वो जाती है उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त DGISI जनरल सैर। मतलब हम यहाँ पर पॉलिटिशियंस के ऊपर तो बात कर देते हैं या पॉलिटिकल हुकूमतों के ऊपर तो हम बात कर देते हैं, लेकिन हमें ये भी बात करना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया कि यहाँ पर हमने 20 साल और 70,000 लोगों की कुर्बानी के बाद जिन दहशतगर्दों को निकाला था, हमने दहशतगर्दी खत्म की थी, उन्हें आपने वापस ला के खुद आपने रीसेटल किया। सोचा क्या था आपने उस वक्त? ये चीजें, इसके ऊपर सवाल बिल्कुल उठने चाहिए। और जो मैं बात कर रही हूँ कि ये तीनों चीजें जो है इंटरलिंक इसलिए हैं कि देखिए लीना, हमने देखा जब सवात ऑपरेशन हुआ वो किस वजह से हुआ? पॉलिटिकल कंसेंसस बनी। पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर कोई चीजें नहीं होती। फिर APS का अटैक जब हुआ, उसके बाद उस ट्रेजेडी के बाद सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई और फिर उन लोगों ने तय किया और फिर ये दहशतगर्दी के खिलाफ एक पूरी जो है वो हमने जंग जीती। तो इस वक्त एक मसला बहुत बड़ा नजर आ रहा है, वो ये है कि आप कह लें कि कंसेंसस नहीं है, यानी कि ना ये है कि वो सियासी जमातों के दरमियान या ओवरऑल भी जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होती है। ऑपरेशन का ये सूरत हाल से मवाजना करना ठीक होगा, क्योंकि जैसे आज क्लियरिफाई किया DGISPR ने कि ऑपरेशन की तो कोई सूरत हाल है ही नहीं। वो तो जो रोज के ऑपरेशन होते हैं, नया ऑपरेशन उस तरह स्टार्ट नहीं करने जा रहे। नहीं लीना, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ आपने जो पॉलिसी अपनानी है उसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए, सब लोगों को साथ होना चाहिए, तभी हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त क्योंकि लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस है तो उसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो हमारी माजी की जो पॉलिसीज थी, जो हमारी फ्लॉड पॉलिसीज थी, उनके ऊपर उनको खत्म करके कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाने का भी बहुत अशद जरूरत है कि ऐसा ना हो। एक पॉलिटिकल कंसेंसस और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी दहशतगर्दी को फाइट बैक करने के लिए लाजमी चाहिए। ये जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन और जो इस वक्त मामला जा रहे हैं, जिस तरह भी सिर साहब भी बात करेंगे, कोई चार्जशीट हो, ये साफी साहब ने भी पूरी एक बहुत एक्सप्लेन जिस तरीके से की है, अगर ये इस तरह से चल रहे तो फिर हम कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे? तो मेरे लिए तो सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि फोकस होना चाहिए जो इस वक्त दहशतगर्दी चल रही है TTP की तरफ से और अफगान गवर्नमेंट की जो फैसिलिटेशन है उसके ऊपर एक प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए। पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए और फिर उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी का मुकाबला आप विदाउट पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता, क्योंकि जब पॉलिटिकल कंसेंसस होती है लीना तब अवाम में कंसेंसस बनती है। पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर अवाम में भी कंसेंसस नहीं बनती है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसलिए मेरे नजर में ये बहुत जरूरी है। ओके, इरशाद भट्टी साहब, क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि जो कुछ सलीम साफ़ी साहब ने कहा उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये कुछ नया नहीं है।
ये जो अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान है, ये सरताज अज़ीज़ कमेटी रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें भी है नेशनल एक्शन प्लान के 12 पॉइंट्स ख़ास तौर पर जो हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और ये वाकई साफ़ी साहब ठीक कह रहे हैं, एक सियासी मसला भी है, एक नज़रियाती भी है, मुआशी भी है, सोशल भी है और फ़ौजी मसला भी है। और ये वाकई लाइल्मी भी है, बेखबरी भी है और इसके साथ बदनीति भी है और सियासी नफ़रत और तकसीम की वजह भी है। दूसरी बात मैडम शेख, प्लीज़ इस तरफ मत जाएं और कोई अगर सोच रहा है तो मत सोचे कि ये किसके खिलाफ चार्जशीट है, कौन चार्जशीट दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। कोई गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए, कोई नया एडवेंचर नहीं होना चाहिए केपी में, कोई नफरत और तकसीम को मज़ीद बढ़ावा देने वाला एक्शन नहीं होना चाहिए। ऑन बोर्ड लें सबको और सब मिलकर आगे बढ़ें, तभी सभी की फतह है, तभी पाकिस्तान जीतेगा। तीसरी बात मैडम शेख कि जो कुछ DGISPR ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी बातें उनकी ठीक हैं। सियासी और गैर कानूनी माफिया इस ऑपरेशन को मुतनाज़ बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। इंतहाई संजीदा इशू को सियासत की भींट चढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल चढ़ रहा है। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मरबूत मुहिम है, ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमारी बका का मसला है, बिल्कुल है। और फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और दुश्मन मुत्तहद है और हम तकसीम है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैडम शेख इसमें सियासी माफिया भी हो सकता है, तेल माफिया भी है, बॉर्डर माफिया भी है, स्मगलिंग माफिया भी है और इनसे जुड़े बड़े बायसर किरदार भी हैं। और वो भी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट्स के ख़िलाफ़ सोच रहे हैं और वो भी हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और वो भी हैं जिनके माली फ़वायद हैं। और लिहाजा मैडम शेख, चूँकि नीयतें ख़राब हैं, हमारे यहाँ हर काम में ज़ाती मफाद के लिए होता है, चूँकि सियासी नफ़रत और तकसीम इंतहा पर है, चूँकि सियासी पोलराइजेशन इंतहा पर है, तो लिहाजा अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान या लफ्ज़ आप सोच देखिए, अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान, अब इससे भी लोगों को चिढ़ है। अब ये भी मुतनाज़े होना था, ये वक्त भी हमने देखना था। क्या दहशतगर्दी की नई लहर ख़त्म नहीं होनी चाहिए? क्या ये मुल्क में अमन नहीं होना चाहिए? ये जो रोज़ हम शहादतें देते हैं, रोज़ नुकसान करवाते हैं, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इधर ये बात हुई, उधर कंफ्यूज नाअहल हुकूमत ये तक ना समझा सकी कि ये ऑपरेशन है, ये विजन है, ये हिकमत अमली है। क्यों नहीं समझा सकी? क्योंकि एक तो इनकी साख ही कोई नहीं है, दूसरा इनके पास मैंडेट ही कोई नहीं है, तीसरा इनको खुद भी पता नहीं था। और दूसरी तरफ अपोजिशन मैडम शेख पूरी बात समझे बिना, पूरा क्या मौलाना साहब, क्या अचकजई साहब, क्या इमरान खान साहब, क्या ANP, क्या जमात इस्लामी, सब ने यकसर मुस्तरद कर दिया। भाई एक मरतबा बैठते तो सारे मिलकर, एक मरतबा बात तो करते कि है क्या, असल चीज़ क्या है। गलत फहमियाँ पैदा हुई मैडम शेख। और ये जो बन्नू वाक़या है जो कि अफसोसनाक है, बन्नू वाले सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक तरफ महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है और केस हैं, मुकदमे हैं, पहले ऑपरेशन की कहानियां हैं, दूसरी तरफ ये साखलेस हुकूमत है और अब एक जंग सी कैफियत है। और हमने जंग लड़नी थी दहशतगर्दी के खिलाफ और हम आपस में लड़ रहे हैं। और आखिरी बात मैडम शेख, हमारा दुश्मन मुत्तहद, हम तकसीम, दहशतगर्दी बुरान बड़ा शदीद होता जा रहा है। मैडम शेख सबको एतमाद में लें, सब मिलकर बैठें, केपी हुकूमत को ऑन बोर्ड लें, अपोजिशन इस मामले में हुकूमत का साथ दे, अपनी फौज, अपनी पुलिस और अपने लॉ एंड ऑर्डर के इदारों के साथ खड़े हों, खुदा के लिए इकट्ठे हों। सर, अभी आपने कहा मुझे एक दो सवाल होगी, सबको जला देगी। और आखिरी बात मैडम शेख, मेरे लिए या हमारे लिए सियासत अहम नहीं है, कोई पार्टी इतनी अहम नहीं है जितना मुल्क अहम है। लिहाजा इस मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, इस मुल्क के लिए सारे मिलकर आगे बढ़ें। बेशक सर, लेकिन ये बताइएगा, आपने खुद कहा कि सियासत की भेंट चढ़ा है मामला, आपको भी ये फील हुआ? कौन सियासत की भेंट चढ़ा रहा है? कौन है ये पॉलिटिकल माफिया जिसका DGISPR ने भी बात की आपके ख्याल में? एक तरफ है ये हुकूमत जी और ये माफिया, ये जो सियासी माफिया है कि इमरान खान पर मुकदमा कर दो बगावत का और पार्टी बैन कर दो और सारा कुछ उनसे छीन लो। दूसरी तरफ है तरीके इंसाफ जो अगर अब ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान है तो इसको भी वो गलत कह रही है। तो ये बेसिकली नफरत और तकसीम है इस सियासत की। और इस वक्त जो मुल्क में जो कोई चीज़ समझ ही नहीं पा रहे, ना कोई समझना चाहता है, सारों के अपने अपने मफाद हैं। नहीं सर, आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल माफिया कौन है जिसकी तरफ इशारा किया DGISPR ने?
DGISPR साहब ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की है, लेकिन मैडम शेख सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। ठीक है, ये जब आप एक पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात करेंगे, उसको मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करेंगे और बगावत के मुकदमे उसके सरबराह पर करेंगे तो मजीद सूरत हाल खराब होगी। तो लिहाजा ये एक बड़ा पेचीदा सा मामला है और इस गुत्थी को बड़ी सब्र और तहम्मुल से सुलझाना ये होगा। दिलचस्प है। सलीम साफी साहब भी कुछ मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन दिलचस्प है इसका एक और पहलू भी है, एक और बात की अदालती और कानूनी निज़ाम से मुतल्लिक, जिसको हम डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सलीम साफी साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, मैं एक तो ये अर्ज करना चाह रहा था ना कि जिस तरह रियासत की गैर संजीदगी का कि 20 पॉइंट्स में से अब 2014 के बाद कितने साल गुजर गए, लेकिन उनमें से 3 पॉइंट्स पे भी अमल नहीं हुआ है और उन बाकी पॉइंट्स को आज मुख्तलिफ अंदाज में DGISPR ने एक्सप्लेन किया। दूसरी बात ये है कि ये जो पासून है, उलसी पासून, इसको लोकल लैंग्वेज में वो कहते हैं लोकल अपराइजिंग, इसका नाम भी उलसी पासून था। तो ये सिर्फ बनू में नहीं हुआ, ये प्लान हुए हैं, बाजवड़ में भी होंगे, ये बाकी एजेंसियों में भी होंगे और ये इसी तरीके से ये सिलसिला चलेगा। ये सिर्फ बनू का पहला पासून था, दूसरा बाजवड़ का प्लान हुआ है। इसलिए रियासत को पहले से हरकत में आना चाहिए और इन लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। तीसरी बात देखें, हुकूमतों को हम इसलिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि पहले तो हुकूमत ने ये गलती की कि आज़म इस्तेहकाम के साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ लगा दिया और हालांकि इजलास था नेशनल एक्शन प्लान का। फिर उन्होंने एक हम जैसे तालिब इल्मों ने भी तजवीज़ दी कि भाई आप लोग APC बुलाएं और उसमें बाकी सियासी जमातों को एतमाद में लें, लेकिन आज तक वो APC नहीं बुलाई गई। अभी भी ये देखे बैरिस्टर गौहर का बयान चल रहा है कि हमें अब आज तक इस मामले में एतमाद में नहीं लिया गया है। न सिर्फ ये कि इन सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए, बल्कि सबसे बड़ी बात ये है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इक्तिफा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पे मुसलसल मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को एजुकेट किया जाए कि असल में ऑपरेशन नहीं हो रहा है। आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वहाँ के लोग ऑपरेशन के लफ्ज़ को सुन के उनकी क्या हालत हो जाती है, क्योंकि माजी के ऑपरेशनों और उसके असरात को उन्होंने देखा है। इसी तरह देखें आप, ज़ाहिर बात है वो करेंगे, लेकिन सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो आप जब ये कहते हैं कि मज़ीद अपराइजिंग्स इस तरह की उसके ऊपर पहले से ही प्रोएक्टिव हो जाएं, जब ये पूछा गया या इसकी वजह बताते हुए आज DGISPR ने कहा है कि जी जब कानूनी और अदालती निज़ाम 9 मई से मुतल्लिक हरकत में नहीं आएगा या ढील देगा, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा, तो फिर इस तरह के वाक़यात फैलेंगे या फिर मॉब मेंटालिटी बढ़ेगी। देखें, 9 मई का तो वाक़या अपनी जगह पे है और उस हवाले से उनकी ऑब्जर्वेशन भी सही है, लेकिन ये तो 2014 में सैकड़ों बच्चे मरने के बाद, मरवाने के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसमें ये एंटी टेररिस्ट कोड्स का भी जिक्र था और उसकी फौरी सजाओं का भी जिक्र था। और आज तक आपने देखा है कि कितने लोगों को वहाँ से सजाएं मिली है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एंटी टेररिस्ट कोड से लोगों को सजाएं मिलती तो 9 मई के वाक़ये की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। तो इसको जरा उस आईने से देख लें। हमें अपनी हुकूमत को भी आप देखें। ये मैं अब एग्जैक्टली मेरा ये सवाल था आपसे सर, तो फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आप ऐसा कहते हैं ये हुकूमती ना अहली कि वो सही तरह से मैसेजिंग नहीं कर पाए उसके खिलाफ, या फिर जैसे सोहेल साहब कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत से और तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात से गिले शिकवे ज़्यादा थे? नहीं, देखें, वफाकी हुकूमत ने चूँकि वो इजलास किया था और वफाकी हुकूमत ने उसको अनाउंस किया और नेशनल एक्शन प्लान भी पूरे पाकिस्तान के लिए एक प्रोग्राम है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो या सिर्फ वफाकी हुकूमत के एम्बेड पे आते में हैं या सूबाई हुकूमत के एम्बेड पे आते हैं या फिर कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। लेकिन उस हवाले से इन हुकूमतों को, मैं आपको सबसे बड़ी गैर संजीदगी का इससे और क्या सबूत है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और पाकिस्तान का कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं है। इस वक्त आपका पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न गैर फ़ाल है।
ये इसका एक सफारती पहलू भी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ आपने सफारतकारी करनी है। वो सफारतकारी आपको कहीं नजर आती है? इसहाक डार साहब को आपने कभी काबुल जाते हुए देख लिया? इस मामले को समझने वाले और इसको पे जान कपाने वाले एक बंदे थे, मोहम्मद सादिक खान साहब। उन्होंने भी इन चीज़ों से तंग आके इस्तीफ़ा दे दिया। इस वक्त सफारती महाज पे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। दूसरा, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सिरे से मौजूद ही नहीं है और मसला आपको नेशनल सिक्योरिटी का दरपेश है। तो हुकूमत को भी अपने गिरबान में जान बचाइए। तो सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज ये जो कहने की ज़रूरत पड़ी कि अब फ़ौज खुद से काफ़ी इंटरेक्शन किया करेगी, वो वफाकी हुकूमत की वजह से भी पड़ी, या उनकी भी कहीं ना कहीं ये जो कहा जा रहा है नाअहली है जिसका इजहार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, वो दुरुस्त है? सिर्फ सूबाई हुकूमत के लेंस से नहीं देखना चाहिए। SPR का काम नहीं था ये। DGI SPR की बजाय ये सूबाई हुकूमत को ये करना चाहिए था, क्योंकि सूबाई लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। और धरना की इजाज़त NOC सूबाई हुकूमत ने दी थी, जो अमन मार्च था, और उसमें जो कुछ हुआ था, तो वो ये वाक़या हो या कोई और अमन अमान का वाक़या हो, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे वो जिम्मेदारी आती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए वफाकी वज़रा को। जब न सूबाई वज़रा ने किया, न वफाकी वज़रा ने किया, और उस पर सियासत चमकाई जाने लगी, तो आज फिर DGI SPR ने कर दिया। ठीक है, ये मेरे ख्याल में वज़रा का काम होना चाहिए, और ये वज़रा को ये काम करना चाहिए। वफाकी हुकूमत पहले नंबर पे सूबाई हुकूमत के, और दूसरे नंबर पे वफाकी हुकूमत के। ठीक है, महमल कुछ ऐड करना चाह रही हैं? प्लीज मुख्तसर। जी अलीना, देखें मैं सर, ये बात जो पॉलिटिकल कंसेंसस की हो रही थी ना, देखिए ANP हो, वो मौलाना फजलुर रहमान की JUIF हो, वो मोहसिन रावत की NDM हो, वो PTI की हुकूमत हो, इन सबको जब तक ये सारे बैठकर इनको एतमाद में भी लेने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि बगैर एतमाद में लिए कि क्या चीजें हो रही हैं। और देखिए जिस तरह अभी साथी साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो एक सीधे सूबाई सब्जेक्ट है, तो वो जब कोई जॉइंट एक्शन अगर लेना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, तो वो फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर करना होगा। तो ये सब चीजें इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत अहम है, और ये समझना होगा सारी पोलिटिकल जमातों को भी, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, कि एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर। पॉलिसीज में इस तरह से चेंज नहीं आ सकती, क्योंकि दहशतगर्दी बहुत बड़ी जिस तरीके से वापस आए, बहुत खौफनाक तरीके से वापस आए पिछले 3 साल के अंदर। अलीना, आप नंबर्स उठा के देख लें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है कि किस तरह से 380 से फिर 600 समथिंग करके हो गए, इतने ज्यादा दहशतगर्दी के अटैक्स हो रहे हैं। तो इसके ऊपर बैठकर फैसला करना लाजमी होगा, एंड विदाउट पॉलिटिकल कंसेंसस एंड पॉलिटिकल विल ये आगे बढ़ना मुश्किल है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम मामला है उसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। कुछ डिटेल्स आ रही हैं, इमरान खान ने बयान दिया है उससे मुतल्लिक, और बताया जा रहा है कि कहा है कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का इमरान खान ने इतराफ़ किया है। बानी PTI ने कहा कि 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। उनके वुगला ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर फिर पुलिस ने मुझ पर धावा बोला, ये इमरान खान कहते हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर बाहर की काफ़ी शेलिंग की गई और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये एतराफ़ करके क्या एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है? कितना खतरनाक हो सकता है ये एतराफ़ इमरान खान के लिए? सोहेल साहब जी, मेरा ख्याल है कि जो जानने वाले हैं वो तो जानते हैं कि PTI को इस चीज का अंदाजा था। ये तो नहीं, मेरा ख्याल है किसी ने भी कहा होगा एक्सप्लिसिटली के अंदर जाके कोर कमांडर के घर में घुसना है या तोड़ करनी है, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट तय था कि आप जो है वो कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर जाएंगे। ये तय था कि आप GHQ के घर के GHQ के सामने जाएंगे। तो अब तो देखें ना, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, बहुत सारी कॉल्स पकड़ी जा चुकी हैं, फिर जो लोग जा रहे थे उन्होंने खुद अपनी वीडियोस बना के पेश की। तो देखिए, मैं तो पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है कि 9 मई एक बहुत फाश गलती थी तहरीक इंसाफ की, और जब गलती हो जाए तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि उस गलती की माफी मांग के आगे को अगले रास्ते को अपनाएं।
ये जो तरीके इंसाफ अभी तक इसमें फंसी हुई है, मेरा ये ख्याल है कि ये उनकी एक मजीद अपने आप को फंसाने की कोशिश है। देखे हमारे सामने मैं जब ये वाकया हुआ था तब भी मिसालें दी थी कि अल जुल्फकार जो थी बिल्कुल जहाज के अगवा करने में मुलव्वस थी। मुर्तजा भुट्टो उसमें नजर आए थे, वीडियोज आई थी, पैगाम आए थे, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या किया कि उन्होंने अल जुल्फकार से बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जो सियासी हैसियत से उसको अलग कर लिया। चुनाचे आप देखें कि फिर फौज से मुज़ाकरात भी हुए, उनको इक़्तिदार भी मिला। तो ये तरीका होता है। इसी तरह मसलन सुप्रीम कोर्ट पे नून ने हमला किया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे उनको सजाएं हो गई। अब ये भी अदलिया के हवाले से बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर आपने देखा कि उन्होंने सजाएं ले ली। उन्होंने एक तरह से उसको एक्सेप्ट करते हुए आइंदा फिर वैसी गलती ना करने की जो है वो बात किया। तो यही तरीका होता है। गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, ठीक है, तरीके इंसाफ की इंसानों की पार्टी, ठीक है सर, हाँ, इंसानों की पार्टी है कि ये इसरार करना कि जब दूसरा जो हमारी मुक्तदरा है या जो पुलिस है या जो उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, उनके पास टीप्स मौजूद हैं, उनके पास अच्छा, लेकिन सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मसला ये था कि आज से पहले जब भी 9 मई का जिक्र होता था तो भट्टी साहब हमेशा हमने मुख्तलिफ बयान सुने। कभी आता था इमरान खान का कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, मैंने तो हमेशा पुरअमन रहने की कॉल दी। फिर मुख्तलिफ इस तरह के हमने तजाद वाले बयान देखे, लेकिन आज ये बयान दे दें या एतराफ़ कर लेना, बेशक पुरअमन एहतजाज लेकिन GHQ की तरफ जाने का कहा था इमरान खान ने, इसकी अहमियत क्या है? मैडम शेख कोई अहमियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक तो हम इसके जो कुछ यानी हमने वो GHQ में जाने का पुरअमन एहतजाज का तो हमने सवाल रख लिया, लेकिन मेरे घर पर पुलिस का धावा बोला गया। मैंने यकीन भी दिलाया था कि मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं गिरफ्तारी दे देंगे, फिर भी जो कुछ हुआ मेरे साथ। और फिर अगले 2 दिन पहले जो उन्होंने इमरान खान और बुशरा ने गुफ्तगू की कि मुंह जब गिरफ्तार किया गया तो मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर गाड़ी में फेंका गया। तो ये भी सवाल का हिस्सा। तो अब इससे इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई अहमियत नहीं कि इमरान खान इससे पहले कह चुके हैं, 4 वीडियो क्लिप्स उनके मौजूद हैं। मुझे उसमें क्या है कि मुझे जब वो पेशी के लिए आते थे, आपने भी चलाए, हमने भी चलाए और इस पर बात भी की कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने निकलना है, पुरअमन एहतजाज करना है। और फिर इमरान खान ने यह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है, इससे ज़्यादा था कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो यही रद्द अमल आएगा। और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कह चुके हैं कि उन्होंने कहा कि एहतजाज उधर क्यों हुआ, उन्होंने कहा जिन्होंने गिरफ्तार किया था एहतजाज भी उधर ही होना था। और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश हो रही है। और इसी वीडियो क्लिप में, बल्कि एक जलसे में तो उन्होंने पहले ही कहा कि वजीराबाद कातलाना हमले से पहले ही कि मुझ पर, मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिएगा, 2-4 जुमले हैं, सही है, मुझे पता है कि वजीराबाद कातलाना हमले से पहले ही बता दिया कि मुझ पर कातलाना हमला होगा और उसको मजहबी रंग दिया जाएगा, और वैसा हुआ। अब ये सूरत हाल ये कि PTI के बयानात मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, और निकलो एहतजाज करो वो सारे हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोगों के वीडियोस मौजूद हैं, क्लिप्स मौजूद हैं जो सख्त हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ छोड़ गए और आज उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो 9 मई का बिल्कुल अदालत में सारा कुछ आना चाहिए, मास्टरमाइंड का भी, सहूलतकारों का भी, मंसूबासाज़ों का भी, डेटा, सब कुछ। ओके सलीम साफी साहब, आप कहिएगा, फौज के खिलाफ उकसाने का बार बार तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा, लेकिन आज इमरान खान ने कह दिया कि GHQ की तरफ जाने का उन्होंने कहा था, कितनी अहमियत है इसकी? देखिए, इसमें एक तो फ़र्क 2 लिहाज से फ़र्क है ना इसमें। एक ये कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, या कि किसी को ये हिदायत भी दी थी कि आप उधर जाके कोई कार्रवाई भी करें। अगर पुरअमन रहने की बात की हद तक हो तो फिर नोयत और है,
लेकिन अगर उधर जाके कुछ कार्रवाई करने की हो तो फिर मामला अलग है। ये आपने देखा कि बनू में लाखों लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन उसमें तो हर कोई मुजरिम नहीं था। जो चंद लोग आर्मी के उसकी तरफ गए तो वही जो है मुलजिम या मुजरिम गर्दाने जाएंगे। दूसरी बात ये कि असल में मीडिया के सामने बातों की इतनी अहमियत नहीं होती। असल बात ये कि फिर अदालत में वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और उनके वकला क्या कहते हैं और क्या सफाई उनकी पेश करते हैं। सही है। महमल, आप इस बयान को कितना अहम समझती हैं या नहीं? देखिए लीना, बयानात तो पहले भी थे, इस तरह भी भट्टी साहब ने भी हवाला दिया है कि जो गिरफ्तार करेंगे फिर एहतजाज होगा, ये सारा। असल मसला क्या है लीना? असल मसला ये है कि जब आपने खुद अब आज आप कह भी रहे हैं कि जी GHQ के बाहर एक पुरअमन एहतजाज की जो है वो कॉल दी गई थी कि वो कर लें। उस वक्त PTI के लीडर्स ये कहते थे, बताते भी थे कि ये भी एक मशवरा दिया गया कि ऐसा मत करें, क्योंकि जब आप इन बिल्डिंग्स के बाहर इतना बड़ा जब हजूम इकट्ठा हो जाता है तो फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, सीधा उस तरीके से नहीं जाती। मसला ये है कि PTI ने एक पूरा नैरेटिव ये बनाया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे, और मेरे ख्याल में जो गुस्सा है असल वो भी इसी वजह से, क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बेसिकली मतलब तो यही हुआ कि हमारे लोग उधर गए, लेकिन फिर जो तनसीबात थी या जो बिल्डिंग थी वो इदारे के लोगों ने ही उसके अंदर कुछ कर दिया। या मतलब कि बेसिकली इल्जाम बहुत बड़ा है, ये इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो इल्जाम है वो बहुत बड़ा है। तो वो जो चीज है ये उस चीज को भी एक तो मतलब कि कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि असल मसला जी मैं कहना चाह रही थी ना कि जब आप एडमिट करते हैं कि आपने जो है लोगों को एहतजाज के लिए बुलाया था, फिर आप फॉल्स फ्लैग का जो इल्जाम लगा देते ना, ये चीजें जो है ना इसकी वजह से मामलात मजीद जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ये इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं आगे इसका क्या मामला कहाँ पर जाता है और क्या निकलता है, फिर उसके ऊपर भी हम तज्जिया तबसरा करेंगे। बट वन क्विक क्वेश्चन, DG ISPR से मुतल्लिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है जिसके ऊपर मैं चाहूँगी अगर क्विकली हमारा पूरा पैनल इसके ऊपर कमेंट कर दे। ये कहा गया आज कानूनी और अदालती निज़ाम जब 9 में करने वालों को ढील देगा, कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएगा तो फस्तायत मॉब मेंटालिटी बढ़ेगी। सलीम साफ़ी साहब, क्या ये गिला है अदालती निज़ाम से या क्या कहा गया है? जी बिल्कुल गिला है सर, बहुत ही ब्रीफ हो गया कमेंट। हाँ तो गिला है इस हवाले से तो फौज तरफ से तो बहुत ज़्यादा बार बार इस चीज़ का मुख्तलिफ तरीक़ों से इजहार किया जा रहा है कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे, तो अभी तक अदालत की तरफ से एक तो ये फैसला नहीं किया गया कि 1 साल गुजर गया कि ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं या कि नहीं, इनको सिविलियन कोर्ट्स में चलाना चाहिए। तो उस लिहाज से भी फैसले में ताख़ीर हो रही है। और बाकी कुछ अदालत ने खुद भी अपने निज़ाम के अंदर भी जो फौज जिन लोगों को जिम्मेदार समझती है उनके लिए अभी तक कोई सजाए भी नहीं। तो गिला तो ये तो मुस्तकिल मुख्तलिफ अंदाज में फौज की तरफ से हमें रोज़ सुनने को मिलता है। भट्टी साहब, क्या पैगाम है ये DG ISPR का? जी बिल्कुल, ये एक तरह से बात उन्होंने पहुंचाई है निज़ाम इंसाफ को, अपनी अदालतों को, और इसमें एक पहलू ये भी है कि 9 मई में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और दूसरा पहलू ये भी है कि 9 मई के हमें बताया गया था कि मास्टरमाइंड हैं, मंसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, और उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, सारे शवाहिद हमारे पास हैं। तो बिस्मिल्लाह करें, उधर से भी अभी 14-15 महीने हो गए हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड सामने पेश करें, अदालतों में मुकदमे लगाएं और आगे बढ़े। सोहेल वड़ाइद साहब, ये अहम पैगाम आप इसको किस तरह से डिसाइफर करते हैं और क्या हो सकता है इसके नतीजे में रद्द अमल दूसरी साइड से? जी मैं सिर्फ इसको गिला नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये गिले से बढ़ के अब कशीदगी तक मामला चलता है। सर, और रद्द अमल क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर, या कुछ नहीं? ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये जब गिला एक बार बार हो तो फिर वो उसका मतलब तो यही होता है ना कि ये सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। मामूली बात नहीं है सूरत हाल कशीदा। महमल,
देखिए लीना, बात ये कि 9 मई का वाकया बहुत बड़ा एक सान्या था। एक तो उसके ऊपर जो गम गुस्सा लहरा था, उसके अलावा फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहकर वो भी जो एक इल्जाम तराशी और वो सारा कुछ हुआ। तो इस सब को खत्म करने के लिए एक बहुत ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये सारे केसेस चलने चाहिए थे विद एविडेंस। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली ट्रायल्स हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। ये सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ही सारे ट्रायल होने चाहिए थे और सारा एविडेंस पब्लिक करना चाहिए था, ताकि पता हो लोगों को कि किसने ये प्लान किया, किसने इंस्ट्रक्शंस दी, क्या चीज हुई, अंदर वीडियोस अगर हैं, जो कुछ है वो सब कुछ पब्लिक करना चाहिए था। तो ये अगर ये बात अदालतों से वो कह रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तो फिर जिन्होंने एविडेंस देना है उनसे भी शिकवा बनता है, अदालतों का भी बनता होगा कि आप एविडेंस दें तो फिर ही हम उसके ऊपर कोई अमल कर सकें। इंटरेस्टिंग। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।